तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो है AS11 इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। ये चैप्टर कई अलग अलग स्ट्रीम्स में है, बीकॉम में है, सीए प्रोफेशन में है या बीएमएम में है, बीएमएस में भी। अगर अकाउंटेंसी का थोड़ा सा भी एस्पेक्ट आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ फॉलो करते हैं। ये क्या बात करता है? ये बात करता है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है, जैसे डॉलर टू रुपीज़ की बात जब करेंगे तो उसकी वजह से क्या-क्या चेंज आता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसा देना पड़ता है, उसकी बात करता है ये चैप्टर। बहुत छोटा-सा चैप्टर है, बट बहुत ही कॉन्सेप्टफुल चैप्टर है। मैं जल्दी से रिवाइज़, ये पूरा डिटेल्स वीडियो नहीं है, ये एक क्विक रिवीजन समरी है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट्स का रहेगा, उससे ज़्यादा का नहीं रहना चाहिए। तो शुरू करते हैं। ये स्टैंडर्ड जो है ये क्या प्रोवाइड करता है? आपको पहले मैं ये स्टैंडर्ड बताने से पहले एक बेसिक स्टैंडर्ड का मतलब बताता हूँ। स्टैंडर्ड मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मतलब कोई भी ऐसा रूल, स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल जो कि अकाउंटिंग से रिलेटेड है, ताकि स्टैंडर्डाइज्ड चीज़ जो है, रिजल्ट्स जो हैं, सब लोग पब्लिश कर पाएँ। मान लीजिए आपकी और मेरी 2 कंपनियाँ हैं। मैं कुछ ट्रांज़ैक्शन कर रहा हूँ, उसको अलग पोर्ट्रे कर रहा हूँ, आप कुछ ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं, उसको अलग पोर्ट्रे कर रहे हैं। तो वो जो है वो गलत हो जाएगा। उसके लिए जो है हमने एएस इंट्रोड्यूस करे। तो ये चल रहा है AS11 इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। आज के टाइम में एज ऑफ नाउ इंडिया में इंड एएस चलता है। एएस अब नहीं चलता, इंड एएस चलता है। यानी कि आप इस एएस में जो पढ़ेंगे, इंड एएस में वो सारी चीज़ें या तो गलत बताती जाएंगी या उनको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं। ये स्टैंडर्ड में क्या देता है? रिकॉर्डिंग ऑफ, सॉरी अगर आप लोग पढ़ नहीं पा रहे हो, थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ। रिकॉर्डिंग ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस एंटर्ड बाय द एंटिटी, ट्रांजिशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फॉरेन ऑपरेशंस, अकाउंटिंग फॉर फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स। इसका तीनों का मतलब क्या है? पहली बात तो जो फॉरेन एक्सचेंज आपने ट्रांजैक्शन करी, मान लीजिए एक कंपनी यूएस में है, एक कंपनी इंडिया में है, आपने उनके साथ कुछ गुड्स का बाय सेल किया, यानी कि आप उसके लिए कैश भी एक्सचेंज करेंगे। तो वो कैश एक्सचेंज जो किया उसको रिकॉर्ड करना, सबसे पहले उसको लिखना, उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करना, वो एक ज़रूरी है। उसके बाद होता है ट्रांजिशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फॉरेन ऑपरेशन। इसका मतलब क्या होता है कि जो फॉरेन ऑपरेशंस की कोई भी फर्म, मतलब मान लीजिए आपकी गाड़ी, चलिए वो एग्जांपल छोड़िए, मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ। टाटा मोटर्स की बात करते हैं। टाटा मोटर्स जो है उनका एक और बिजनेस है, एक और आर्म ऑफ बिजनेस है, वो है जैगुआर एंड लैंड रोवर, JLR। तो वो बिज़नेस क्या है? वो भी यूके बेस्ड बिज़नेस है, वहाँ पे भी गाड़ियों का ही सेल होता है, बट स्पेसिफिकली जैगुआर एंड लैंड रोवर। अब क्या है कि वो है तो उन्हीं का यूनिट और उनके साथ ऑपरेशंस कंडक्ट होते हैं, पर जब वो लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्रिएट करते हैं तो फिर वो लोग करते हैं वहाँ की करेंसी में और हम लोग करते हैं इंडियन करेंसी में। तो उससे क्या होता है कि जो स्टेटमेंट्स है उनको मैच करना, उनको कंबाइन करना, कंसोलिडेट करना, जो एक पार्ट होता है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो उसके लिए ये एएस यूज़ होता है। फिर आता है अकाउंटिंग फॉर फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर आपने इकोनॉमिक्स के वीडियोस देखे होंगे फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस चैप्टर के, तो आपको पता चलेगा कि फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। नहीं देखा होगा तो फिर मैं बता देता हूँ आपको शॉर्ट में क्या होता है। डिटेल के लिए आपको उस वीडियो में देखना पड़ेगा। आपको वो वीडियो का जो लिंक है वो हमारे चैनल के वीडियोस में मिल जाएगा। फिर आता है ये जो फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट मतलब, मान लीजिए आप आज कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हैं जब डॉलर और रुपीज़ का एक्सचेंज रेट जो है $1 इज इक्वल टू 68 रुपीज़। आपको डर लग रहा है कि वो जो है कुछ टाइम के बाद 70 हो जाएगा, जब आपको पेमेंट करने का टाइम आएगा। अभी आप कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हैं, पर वो पेमेंट का टाइम कब आएगा? 3 महीने के बाद। तो 3 महीने के लिए बाद जो है आपको लग रहा है कि डॉलर का रेट जो है वो 72 हो जाएगा, 4 रुपये से बढ़ जाएगा, तो आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो वो चीज़ अवॉइड करने के लिए आप क्या करते हैं, एक जो एजेंट है, यूजुअली जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो, आप उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं कि आप मेरा जो रेट है वो 68 पे ही बुक कीजिए। अगर बाद में जाके 72 हो गया तो फिर वो लॉस जो है वो मैं बेयर नहीं करूँगा, वो आप करोगे। और अगर वो ड्रॉप हो जाता है 68 का 66 हो जाता है, तो ऐसा हो जाएगा कि फिर बैंक्स को उसमें प्रॉफिट है, बैंक्स उसमें 2 रुपये चार्ज कर लेंगे। ये भी कैलकुलेटेड रिस्क वगैरह होता है। आपको डिटेल के लिए दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा, उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया, एग्जाम्पल लेके समझाया।
उसके बाद आता है व्हाट इज़ मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी आइटम। अभी हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में कुछ मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी आइटम होते हैं, जिसमें सबसे सिंपल डेफिनेशन है नॉन मॉनेटरी की। नॉन मॉनेटरी इज नॉन व्हाट इज नॉन मॉनेटरी? नॉन मॉनेटरी इज दैट विच इज नॉट मॉनेटरी आइटम्स। बहुत ही स्टूपिड डेफिनेशन है, आपको इससे कुछ लेना देना नहीं है। हमारे लिए मॉनेटरी मैटर करता है। मॉनेटरी क्या होता है? मनी हेल्ड या फिर एसेट्स एंड लायबिलिटीज दैट आर कन्वर्टेबल इनटू अ फिक्स्ड अमाउंट। अगर कोई भी ऐसा एसेट या लायबिलिटी जिसको पता है कि आप फिक्स्ड अमाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो या फिर आपका जो कैश अवेलेबल है, वो हो गया आपका मॉनेटरी आइटम्स। पर नॉन मॉनेटरी क्या है? वो सारे आइटम जो मॉनेटरी नहीं है, यानी कि मॉनेटरी आइटम्स के अलावा जितने भी आइटम्स बच गए वो नॉन मॉनेटरी आइटम्स है। फिर आता है हमारे पास फॉरेन ऑपरेशंस। फॉरेन ऑपरेशंस भी दो टाइप के होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन मतलब दोनों जो बिजनेस कंडक्ट हो रहे हैं आपके, एक डोमेस्टिक में और एक इंटरनेशनल में जो बिजनेस कंडक्ट हो रहे हैं, दोनों सेम बिजनेस है, दोनों अलग नहीं है। यानी कि टाटा मोटर्स और जेएलआर, जैसे टाटा मोटर्स इंडिया में जो बिजनेस है उनका, वो गाड़ियों का है, और जो यूके बिजनेस है वो भी गाड़ियों का ही है, तो इंटर रिलेटेड है, यानी कि एक एक्सटेंशन ऑफ करंट बिजनेस है। जिससे क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट का जो फ्लक्चुएशन है उसका इम्पैक्ट बढ़ जाता है। फिर आता है नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन का मतलब क्या होता है कि जितने बिजनेस हैं वो इंडिपेंडेंट है, यानी कि मैटर नहीं करता कि कौन सा बिजनेस है। मान लीजिए इंडिया में आप कार सेल कर रहे हैं, आप, ये इंडिया का है, आप यूएस गए, आप वहाँ पे चाय बेच रहे हैं, तो आपका सेम बिजनेस लाइन में नहीं आएगा, आप अलग अलग बिजनेस लाइन में आएंगे यहाँ पे, जिससे क्या है, आपका फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन जो है वो काफ़ी कम हो जाएगा, उसका इम्पैक्ट गिर जाएगा। अब आता है कि नॉन इंटीग्रल वाला जो पोर्शन है उसका हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे देंगे, यहाँ तक देखते हैं हम। तो इसमें दो, अगेन ये सबको मालूम होगा कि बैलेंस शीट आइटम्स होते हैं हमारे पास और प्रॉफिट एंड लॉस आइटम्स होते हैं। तो जो बैलेंस शीट आइटम्स है, आप उनको किस रेट पे वैल्यू करोगे? क्लोजिंग वैल्यू, यानी कि जो रेट पे डॉलर क्लोज हुआ है 31 मार्च ऑफ एक्स ईयर पे, जो भी रेट था आप उस पर वैल्यू करेंगे। ये क्लोजिंग डेट जो मैंने लिया है वो जनरलाइज क्लोजिंग डेट है। कुछ कंपनीज जो हैं वो अलग डेट फॉलो करती हैं, जैसे कि अगर आप यूएस की बात करेंगे तो यूएस में अकाउंटिंग ईयर कोई कुछ और फॉलो करता होगा, या दूसरी कंट्रीज में कोई कुछ और फॉलो करता होगा। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, आप उनका जो क्लोजिंग रेट है आप वो रेट लेंगे, उनके अकाउंट्स बनाते हुए अपने डेट का क्लोजिंग रेट लेंगे अपने अकाउंट बनाते हुए, और फिर उनको रिकनसाइल किया जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस पे लिया जाता है एवरेज रेट। एवरेज यानी कि ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2, ये एवरेज रेट लिया जाता है ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस आइटम्स को लेकर। इसका एग्जांपल दे देता हूँ। आप इंडिया से अकाउंट्स क्रिएट कर रहे हैं, बैलेंस शीट आइटम्स जो है वो आप लेंगे क्लोजिंग रेट पे, और इंडिया के पीएनएल आइटम लेंगे एवरेज रेट पे। अब यूएसए के जो आए, जब आप कंसोलिडेट कर रहे हैं तो यूएसए के आप लेंगे क्लोजिंग रेट पे, पीएनएल आइटम लेंगे एवरेज रेट पे, और फिर उनको लिख दिया जाएगा कंसोलिडेट करके। कंसोलिडेशन हमारा एक कम्प्लीटली अलग चैप्टर है अकाउंटिंग में, वो आपको हम आगे कभी वीडियो बना कर दिखाएंगे। यहाँ पे जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशंस का। इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशंस क्या होता है? इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशंस वो ऑपरेशंस हैं जो कि मैंने ऊपर आपको बताए थे, सेम बिजनेस का काम करता है, सेम बिजनेस या इंटर रिलेटेड बिजनेस है। अभी इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसमें मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी आइटम्स आप डिफरेंशिएट कर पाते हैं जब सेम इंटर रिलेटेड बिजनेस होता है। क्योंकि आप क्या करते हैं, आप अपना फ्रेंचाइजी बेचते हैं आगे, अगर फ्रेंचाइजी मॉडल है, नहीं तो आप अपना गुडविल, आप कुछ ऐसा जो है एक इंटेंजिबल एसेट फॉरवर्ड करते हैं, जिसको शायद से आप अपने टर्म्स में मॉनेटरी आइटम कंसिडर कर रहे हो, बट कोई और जब आप बेचने जाएंगे तो उसको मॉनेटरी आइटम कंसिडर नहीं करेगा, नॉन मॉनेटरी कंसिडर करेगा। तो हमारा सबसे पहला जो आइटम आता है वो है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस जैसे हमने ऊपर लिया था एवरेज रेट पे, वैसे ही लिया जाएगा, बट बैलेंस शीट सेग्रीगेट हो जाएगी मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी आइटम्स में। नॉन मॉनेटरी आइटम्स में एट हिस्टोरिक रेट। अभी हिस्टोरिक रेट क्या होता है? हिस्टोरिक रेट वो होता है जो रेट था परचेज की डेट पे। मान लीजिए आपने 10 अक्टूबर
ऑफ दिस ईयर परचेज किया, तो उस रेट पे, उस डेट पे जो रेट था वो था 72 फॉर $1, ₹72 फॉर $1। तो फिर ये आपका रेट हो गया। फिर भले ही 31 मार्च को आपका जो रेट है वो 60 हो, 62 हो, जो भी XYZ फिगर हो, अपने को वो मैटर नहीं करता है। ये हिस्टोरिक रेट कंसिडर करेंगे नॉन मॉनेटरी आइटम्स के लिए। मॉनेटरी आइटम्स में अगेन दो चीज़ें आ जाती हैं, जहाँ पे फॉरवर्ड रेट बुक किया हो और एक फॉरवर्ड रेट नहीं बुक किया। मैंने आपको यहीं पे फॉरवर्ड रेट भी बता दिया था, क्योंकि फॉरवर्ड रेट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आप चाहे तो इसका डिटेल वीडियो एक इकोनॉमिक्स के कैटेगरी में जाकर देख सकते हैं। तो मॉनेटरी में अगर फॉरवर्ड रेट बुक किया हो तो आप फॉरवर्ड रेट पर ही करेंगे, बट अगर फॉरवर्ड रेट बुक नहीं किया तो क्लोजिंग रेट पर करेंगे। इसके एग्जाम्पल भी हमारे पास दो। एग्जाम्पल वन, अगर बोला जाए फॉरवर्ड रेट बुक किया है $1 फॉर 62 रुपीज़, तो जैन में हमने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया जब $100 का, जब रेट था $1 फॉर 60, जिसका टोटल वैल्यू होता है 6000। फिर मार्च एंड में देखा हमने $100 का ही बैलेंस है, $1.50, हमारा कॉन्ट्रैक्ट 6200 हो गया। कैसे? यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो रेट है ये किस रेट से आपने लिया गया है, ये आप लेंगे फॉरवर्ड रेट बुक किया गया है उस रेट पर। फॉरवर्ड रेट बुक किया है तो आप फॉरवर्ड रेट पर ही क्लोज करेंगे। रेट 50 हो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर आपका फॉरवर्ड रेट तो 62 है ना, तो आप 62 पे रिकॉर्ड करेंगे। फिर अप्रैल में मान लीजिए सेम चीज़ जो है कैरी फॉरवर्ड हो गया, $100 का कॉन्ट्रैक्ट, $1.70, आप रिकॉर्ड किस पे करेंगे? 6200 पे ही करेंगे। सेम कॉन्ट्रैक्ट एज इट इज़ फॉरवर्ड हो रहा है, बट इसका ट्रीटमेंट दूसरा कैसे रहेगा ये देखते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट 4 महीने का है, ओके, इसलिए अप्रैल तक दिखाया मैंने आपको। तो 200 जो है यहाँ पे डिफरेंस आएगा, नेट डिफरेंस जो है 200 का है। आपने 6000 पे रिकॉर्ड कराया, पर पे आपको 6200 करना है, तो 200 एक्स्ट्रा पे करना है। तो आप इसको लेकर क्या करेंगे? यहाँ पे क्या हुआ है, आपका जो है वैल्यू गिर गया है। यहाँ पे आप सॉरी, यहाँ पे आप क्या करेंगे, जैन टू अप्रैल 4 महीने हैं हमारे पास, जिसमें ईयर एंड होता है 3 महीने पे, और उसके बाद 1 महीना सरप्लस बचता है। तो आप 3:1 के रेशो में ये 200 रुपये को डिवाइड करके P&L पे चार्ज लगा देंगे। आपको फिर इससे कुछ लेना देना नहीं। आपने 6000 जैसे जैसे चार्ज लगा दिया, आपने 6200 पे रिकॉर्ड कर लिया। फिर आता है एग्जाम्पल 2। फॉरवर्ड रेट यहाँ पे हमने बुक नहीं किया है, हमें फॉरवर्ड रेट का कुछ लेना देना नहीं। 100 का कॉन्ट्रैक्ट 60 रुपीज़, 6000, ठीक है। ईयर एंड हुआ, 100 का कॉन्ट्रैक्ट, एक्सचेंज रेट 50, वैल्यू 5000, आपको फ़ायदा हुआ 1000 का, वेरी गुड। तो आप क्या करेंगे, 1000 नेगेटिव जो है वो रिकॉर्ड कर लेंगे करंट ईयर के P&L में। आपको प्रॉफिट हो गया। ये इस सिनारी में प्रॉफिट है, बट हो सकता है ये 60 का जो है यहाँ पे 70 भी हो जाए आगे जाके, आपको 1000 का लॉस हो जाएगा। तो रिकॉर्ड इधर प्रॉफिट और लॉस इन P&L। फिर हम अप्रैल में जब आएंगे, तब अप्रैल में मान लीजिए $1 70 का हो गया, बहुत ही बुरा हुआ, कोई बात नहीं। हमें 2000 का यहाँ पे नुकसान हुआ है, यहाँ पे फ़ायदा हुआ था, यहाँ पे नुकसान हुआ है हमें। तो आप इसको क्या करें, रिकॉर्डिंग नेक्स्ट ईयर P&L, यानी कि जो पिछला साल था 20x0 वाले में आपने 1000 रिकॉर्ड किया, अभी 20x1 का जो P&L है आप उसमें 2000 रिकॉर्ड करेंगे। जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है, मान लीजिए 50 का और नीचे गिर के 40 आ गया, तो यहाँ पे आपको ये 4000 हो गया, यानी कि 1000 का अगेन यहाँ पे भी प्रॉफिट दिखाई देगा। तो वो आपको ध्यान में रखना है। अभी इस पे क्वेश्चन आपको कैसे आ सकते हैं, इस पे ऐसा क्वेश्चन आपको जो है मेजरली नहीं आएगा कि जर्नल एंट्री फॉर्म कीजिए, क्योंकि ये चैप्टर जो है काफ़ी थियोरेटिकल चैप्टर है। बेसिक जर्नल अगर जर्नल एंट्री आती भी है तो कैसी आएंगी, आपको बेसिक सेल की आएगी, पेमेंट की आएगी, फिर पेमेंट हो सकता है आपने दिया हो या रिसीव किया हो, सेल आपकी साइड से हो या किसी और की साइड से, यानी गुड्स आपको आ रहे हैं किसी और को। बेसिक ट्रांजैक्शन ही रहेंगी जो आप नॉर्मल अकाउंटिंग में करते हैं। बट क्या होगा कि इसमें खाली जो अमाउंट है वो डॉलर में आ जाएगा, और उसमें सबसे प्राइम चीज़ आती है ये रेट्स, कि कौन से रेट पे उसको रिकॉग्नाइज करना है, कौन सी डेट को आप रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, वो भी मैटर करता है। तो ये क्वेश्चन जो है प्राइमरली डेट्स का
और रेट्स का खेल है अगर मैं बोलूँ तो। और इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि पीएनएल में कितना अमाउंट ट्रांसफ़र करना है, कौन से समय पे। ये दोनों इसलिए एग्ज़ाम्पल दिए हुए हैं मैंने। आपको ये जो नोट्स हैं ये इसका एज़ यूजुअल जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से इसको रेफ़र कर सकते हैं। ये काफ़ी ईज़ी टू अंडरस्टैंड नोट्स हैं। पूरे चैप्टर की समरी है। बहुत ही क्विक रिवीजन के लिए ये काम आता है। अगर आप चाहें, मेरा सजेशन रहेगा वैसे तो कि ये जो नोट्स हैं, एक बार आप अपने हाथ से अपनी हैंडराइटिंग में लिखें इनको। इससे क्या होगा कि आपको एक दिमाग में आइडिया लग जाएगा कि ऐसे ये चैप्टर है, ये चैप्टर इस चीज़ के अराउंड रिवॉल्व करता है, ये इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट्स हैं। कि ऐसे तो कई स्टूपिड कॉन्सेप्ट्स भी हैं, जैसे नॉन मॉनेटरी आइटम्स क्या होता है, वही जो मॉनेटरी नहीं है, ख़त्म बात। तो ये सब जो है ये आपको अवॉइड करना है, बट इन चीज़ों पे फोकस रखना है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है, क्योंकि डेट्स सुपर इम्पॉर्टेंट है इसमें। कौन से रेट पे आइटम बुक करना है और कौन सा आइटम बुक करना है, वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मैं आपके लिए और अकाउंट्स के वीडियोस लेके आने की कोशिश करूँगा जल्द से जल्द। हम कोशिश कर रहे हैं कि खाली अकाउंट्स ही नहीं, कई सारे और सब्जेक्ट्स कवर करें, और धीरे धीरे हो सके तो दूसरे प्रोफेशनल कोर्सेज़ की तरफ भी एक्सपैंड करें। थैंक यू।